हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टीनिया सोलियम। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो टीनिया सोलियम जो है वो आपको दो जगहों पे देखने को मिलता है जूलॉजी के सिलेबस में। एक तो पैथोलॉजी के केस में आप पढ़ेंगे और दूसरा जो है इसे आप किंगडम वाले केस में पढ़ेंगे। मतलब लोअर जूलॉजी के अंदर भी आप इसको पढ़ते हैं और साथ में आप इसको पैरासाइटोलॉजी या पैथोलॉजी के भी केसेस में जो है आप इसको जो है वो देखते हैं, इसको आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए टीनिया सोलियम एक काफी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल एलिमेंट्स माना जाता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म माना जाता है जो कि प्लेटिहेल्मिन्थीज को बिलोंग करता है। और टीनिया सोलियम को हम एज अ पैथोलॉजी में पढ़ते हैं क्योंकि एक ऐसा पैरासाइट है जो जनरली हमें ह्यूमंस के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो आज हम इसी के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम बड़े आराम से जानेंगे कि आखिर ये टीनिया सोलियम हमारा क्या होता है। तो टीनिया सोलियम की रही बात क्लासिफिकेशंस की, तो साइड में आपके क्लासिफिकेशंस लिखा हुआ है, आप उस क्लासिफिकेशंस को देख लीजिए कि आपके टीनिया सोलियम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से ग्रुप में रखे गए हैं, कैसी क्लासेस में रखे गए हैं, उनका जीनस क्या है, वो सब आपको बगल में देखने को जो है वो मिल जाता है। हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में, थोड़े इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे हम इनके रिप्रोडक्शन के ऊपर और इनकी लाइफ साइकिल के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि एक पैरासाइट है, पैरासाइट होता है तो इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है, साथ में अदर ऐसे और भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो इनके एक दो से ज्यादा होस्ट हो सकते हैं, ध्यान में ये रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले टीनिया सोलियम की बात करूं तो ये एक टेप वॉर्म की कैटेगरी में आने वाले वॉर्म्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड तो होती है बट फ्लैट होती है। कैसी होती है? फ्लैट होती है और स्यूडो सेगमेंटेड होती है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अगर आप इनकी बॉडी की तरफ नजर डालिए तो इनकी बॉडी आपको बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगी, जैसे आपको एक फीता दिखाई देता है ना, रिबन दिखाई देता है, वैसे ही। मतलब रेडियल सिमेट्री नहीं होती है इनमें, बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। रेडियल सिमेट्री मतलब बिल्कुल जैसे सर्कुलर टाइप का नहीं होता है पूरा। जैसे मान लीजिए एक पेन है तो ये पेन जो होता है ये एक रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, बट अगर ये चिपटा होता तो फिर ये रेडियल सिमेट्री शो ना करता। तो ये रेडियल सिमेट्री इनकी बॉडी जो सेगमेंट्स होते हैं वो तो नहीं शो करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इनके बॉडी में आपको जगह जगह पे जो ये सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सेगमेंट्स एज के साथ में मैच्योर होते हैं। तो इनके सेगमेंट्स के हमने अलग अलग क्लासिफाई किया है, जैसे ही मैच्योर सेगमेंट्स, प्रोग्लॉटिड सेगमेंट्स और आपके ग्रेविड सेगमेंट्स। तो ये सब जो अलग अलग टाइप के जो सेगमेंट्स हैं इनकी बॉडी के ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं, उन अलग अलग सेगमेंट्स के अपने अलग अलग रोल हैं। तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि किस टाइप के सेगमेंट्स में किस टाइप की चीजें होती हैं। ठीक, जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो टीनिया सोलियम होते हैं ये ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरली इन्फेक्ट करते हैं और वहां पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से जाकर के चिपक जाते हैं। अब चिपकने के लिए इनकी बॉडी में कुछ जो मेन पार्ट इनकी पूरी बॉडी में हमें देखना है वो देखना है इनके हेड वाला पोर्शन। ठीक है, अब इनके हेड वाले पोर्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सकर होते हैं जो न्यूट्रिशंस वगैरह एब्जॉर्व करने का काम करते हैं फ्रॉम द होस्ट। होस्ट कौन है? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बाकी रोस्टेलम होता है और इसमें हुक वगैरह होते हैं जो सरफेस चिपकने में, हुक का काम क्या होता है? किसी सरफेस को पकड़ने में, चिपकने में मदद करते हैं ताकि ये होस्ट के वॉल से चिपक सके या फिर उनसे कनेक्ट हो जाएं। ठीक, बाकी इनकी बॉडी में बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम आगे बढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे। तो इनके जो ऊपर जो माउथ वाले जगह पे जो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ना, इनके माउथ वाले जगह जो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है वो उस पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग जो है वो स्कॉलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पूरे के पूरे इस पार्ट को हम लोग जनरली स्कॉलेक्स कहते हैं, जिसे जूम करके यहां पे दिखाया गया है। तो इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कॉलेक्स कहते हैं। तो इसको आप भूलिएगा नहीं, स्कॉलेक्स में ही आपको रोस्टेलम ये सब चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, सकर, रोस्टेलम और नेक। ठीक, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया एक डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। तो हम सबसे पहले अब बारी बारी से बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ टीनिया सोलियम की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि टीनिया सोलियम का जो आपका स्ट्रक्चर्स होता है उसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम लोग सकर कहते हैं। अभी अभी आपने देख ही लिया था इस चीज को, इसको हम लोग सकर कहते हैं। ऊपर का जो ये हिस्सा होता है इसको हम लोग
रोस्टेलम बोलते हैं या हुक कहते हैं, आप इसको जो भी कहिए। और ये दोनों जो पूरा कंप्लीट एरिया होता है जिसमें हुक रोस्टेलम आते हैं, हेड वाला पोर्शन, उसको हम लोग स्कॉलेक्स कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा एक नेक पोर्शन आ जाता है और नेक पोर्शन के बाद हमारी बॉडी के सेगमेंट शुरू हो जाते हैं। तो जो सेगमेंट शुरू में एकदम नेक के पास होते हैं उनको हम लोग इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, और जो थोड़े से बीच में होते हैं उनको हम लोग मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। और ये ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लोग ग्रेविड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविड। जो ओल्डर होते हैं उन्हें हम लोग जनरली ग्रेविड कह देते हैं। ठीक, अब इनकी हाइट मतलब इनकी लंबाई की लेंथ की बात करें तो बॉडी ऑफ टीनिया सोलियम इज रिबन लाइक 2 to 3 मीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 800 to 900 सेगमेंट्स नोन एज प्रोग्लॉटिड्स। मतलब कि नेक पोर्शन से तकरीबन 800 से 900 जो सेगमेंट्स होते हैं वो प्रोग्लॉटिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोग्लॉटिड्स कहलाते हैं। मतलब नेक से लेकर के पूरा लास्ट तक का जो सेगमेंट होता है इनमें क्या कहलाता है? प्रोग्लॉटिड्स कहलाता है। द पियर शेप्ड हेड, इनका जो हेड होता है वो पियर शेप्ड होता है। 28 कर्व्ड, यहाँ पे आपको 28 कर्व मतलब एकदम मुड़े जैसे हुक टाइप का हुक पाया जाता है। अरेंज इन 2 रोज, और कितने रोज होते हैं उनके? 2 रोज होते हैं। 4 अडेसिव सकर्स, और इनमें तकरीबन 4 सकर होते हैं। तो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक उस साइड में होगा जो 3D स्ट्रक्चर में ही दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है सकर आपको ना इस जगह पे, ये देखिए ना आप, इस जगह पे जो आपको सकर दिखाई दे रहा है ये 1 2 3, तो एक उस साइड में होगा। तो टोटल 4 आपको सकर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। जस्ट बिहाइंड द हेड, हेड के जस्ट नीचे जो है आपको, हेड के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में जो है वो आपको देखने को मिलता है। जस्ट बिहाइंड द हेड देयर इज स्मॉल अनसेगमेंटेड रीजन्स विच में कॉल्ड नेक। मतलब कि अगर आप इस एरिया को देखिए, यहाँ पे अगर आप इस एरिया को देखिए, ये वाला एरिया, तो इस एरिया में आपको जो है वो नेक दिखाई देता है और ये अनसेगमेंटेड होता है। मतलब ये सेगमेंट में डिवाइड नहीं होता है। ईच प्रोग्लॉटिड्स इज कंप्लीट हर्माफ्रोडाइट सेक्सुअल यूनिट। जो हर एक प्रोग्लॉटिड्स होती है वो एक कंप्लीट हर्माफ्रोडाइट सेक्सुअल यूनिट होती है। मतलब कि इनके अंदर, मतलब हर एक सेगमेंट के अंदर आपको ईच प्रोग्लॉटिड्स इज कंप्लीट हर्माफ्रोडाइट, दोनों मतलब हर एक सेगमेंट के अंदर आपको सेक्सुअल यूनिट देखने को मिलती है। मतलब मेल और फीमेल जो है वो ऑर्गन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, मतलब हर सेगमेंट में। इसीलिए अगर इनका जो भी सेगमेंट ब्रेक होगा उनमें रिप्रोडक्शन करने की और नए टीनिया सोलियम बनाने की कैपेसिटी होगी। ध्यान में रखिएगा, मैंने अभी जो वर्ड यूज किया, इनके हर एक सेगमेंट में एग प्रोड्यूस करने की पावर होती है। इनके हर एक सेगमेंट्स में एक सेगमेंट से या कोई भी एक पुराने सेगमेंट से जो है या मैच्योर सेगमेंट से जो है वो नए टीनिया सोलियम बनाने की कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। तो ईच प्रोग्लॉटिड इज कंप्लीट हर्माफ्रोडाइट सेक्सुअल यूनिट। ठीक, सेगमेंट्स ऑफ टेपवर्म इज कॉल्ड स्यूडो मेटामेरिज्म। ठीक है, और इनके जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम लोग जनरली स्यूडो मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोग्लॉटिड्स। क्योंकि प्रोग्लॉटिड्स आपके सामने बार बार आ रहा है इसलिए प्रोग्लॉटिड्स वर्ड को हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये प्रोग्लॉटिड्स क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स। इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स मींस दीज आर प्रोग्लॉटिड्स जस्ट बिहाइंड ऑफ नेक। जो बिल्कुल नेक के नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स। ये जस्ट बिहाइंड ऑफ नेक होता है। These include nearly 200 anterior proglottids. नेक से तकरीबन 200 प्रोग्लॉटिड्स जो होते हैं वो ये वाले होते हैं। फिर दे आर यंगेस्ट सेक्सुअली इमेच्योर एंड डिवाइड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ये यंगेस्ट होते हैं कौन? इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, मतलब जो नेक के बाद वाले होते हैं। दे आर शॉर्ट ब्रॉडर देन लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन। लंबे थोड़े ज्यादा होते हैं और चौड़े थोड़े कम होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये दे आर शॉर्ट, छोटे होते हैं, ब्रॉडर देन लॉन्ग। ठीक है, ब्रॉडर देन लॉन्ग मतलब थोड़े चौड़े होते हैं ये, और रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन तो मतलब एक तरह से दिखने में छोटे होंगे लेकिन चौड़े होंगे। ठीक है, ब्रॉडर देन लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन। मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स क्या है? दे फॉर्म मिडिल पार्ट ऑफ स्ट्रोबिला, मतलब ये बीच वाले में होते हैं, मतलब ये पूरे आपके क्या बोलते हैं उसको,
टीनिया सोलियम के मिडिल पार्ट में होते हैं। दे आर अबाउट 4 to 15 नंबर। ये सेगमेंट इनमें कितने होते हैं? तकरीबन 450 सेगमेंट्स के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। दीज आर लार्ज एंड स्क्वायरिश इन आउटलाइन। द इंटीरियर 100 to 150 प्रोग्लॉटिड कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओनली। इनमें से जो 100 से 150 प्रोग्लॉटिड्स होते हैं उनमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो देखने को मिलता है। और वहीं पे पोस्टीरियर प्रोग्लॉटिड्स मतलब पीछे साइड में देखो 100 से 150 आगे की साइड में उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। ऑन द पोस्टीरियर 250 प्रोग्लॉटिड डेवलप बोथ मेल एंड फीमेल। और जो पीछे साइड में होते हैं 250 उसमें आपको मेल और फीमेल दोनों को। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक टीनिया सोलियम है, ठीक है। अब इस टीनिया सोलियम में मान लेते हैं कि यहां से 100 नंबर 1 से शुरू है, या नंबर मान लेते हैं 100 से 150 के बीच में आपको मेल वाले देखने को मिलेंगे। बट उसके बाद नीचे से 250 से 250 से 200 से 250 के बीच में आपको बोथ सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें आने वाले सेगमेंट्स में आपको मेल फीमेल दोनों दिखाई देती है। 10 मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स आर हर्माफ्रोडाइट। जनरली जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं वो hermaphrodites होते हैं। ओके, तो दिस इज द immature प्रोग्लॉटिड्स एंड मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट बॉडी वॉल स्ट्रक्चर्स मींस एनाटॉमी। अगर हम बॉडी वॉल की बात करते हैं तो इनकी बॉडी में जो ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ये पोर वगैरह, ये आउटर सरफेस होती है। और इनकी जो आउटर सरफेस आपको देखने को मिलती है जिसपे माइक्रोविली देखने को मिलता है, ये दरअसल किसके पार्ट होते हैं? ये हमारे इस सेल के पार्ट होते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये जो माइक्रोविली होते हैं ये हमारे इसी सेल के पार्ट होते हैं जिनको हम लोग टेगुमेंट सिक्रीटिंग मेसेनकाइमल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेगुमेंट सिक्रीटिंग मेसेनकाइमल सेल कहते हैं। और ये इनकी वॉल पे मौजूद होते हैं। ध्यान में रखिएगा, यही इनकी वॉल बनाते हैं जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इनकी वॉल में पोर्स वगैरह होते हैं जो न्यूट्रिशंस वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ आप देख लीजिएगा, वही सेल है तो जाहिर तौर पे सेल के अदर ऑर्गेनेल होंगे जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब कुछ वही चीजें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। एक ऊपर वाली टेगमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है और उसके नीचे आपको जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और इसमें जो टेगमेंट सेल्स होती हैं वो पूरे मतलब कि टेगमेंट लेयर और बेसमेंट लेयर दोनों में जुड़ी हुई होती है, मिली हुई होती है, ठीक है। साथ में इसमें कुछ मस्कुलर लेयर्स भी होती हैं, इनमें कुछ मसल्स लेयर भी होती हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, जो जनरली कहाँ पे बिलोंग करती हैं? जो जनरली बिलोंग करती हैं आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में कुछ सेल्स होती हैं जिनमें जो मसल्स का काम करती हैं, जिनमें से कुछ सर्कुलर मसल्स होती हैं और कुछ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होती हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इनकी बॉडी जो इंटरनल पार्ट होता है वहां पे फैट्स वगैरह भी स्टोर होते हैं, प्रोटीन के कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं इस सेल के अंदर। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। द टेपवर्म लैक अ सेलुलर और सीलिएटेड एपिडर्मिस। मतलब ऊपर की तरफ आपको कोई सीलिएटेड एपिडर्मिस देखने को नहीं मिलती, बट हाँ यहाँ पे आपको माइक्रोविली जैसी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। द बॉडी वॉल ऑफ टीनिया कंसिस्ट ऑफ एन आउटर टेगमेंट, इनर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ आउटर टेगमेंट्स होता है और अंदर की तरफ बेसमेंट होता है। इंक्लूड बोथ द मस्कुलेचर एंड पैकिंग मटेरियल कॉल्ड पैरेन्काइमा। और इस पूरे लेयर को हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है। जो इनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो थिक होती है, वैक्सी होती है, एंजाइम रेजिस्टेंट लेयर होती है, क्लॉथिंग द बॉडी इन एब्सेंस ऑफ सेलुलर एपिडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जनरली ये बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट हम यहाँ पे एक सेगमेंट लिया हुआ है और इस सेगमेंट्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूँ टीनिया सोलियम के अंदर, तो हमने यहाँ पे जो सेगमेंट लिया हुआ है ये एक बाइसेक्सुअल सेगमेंट्स है। बाइसेक्सुअल सेगमेंट्स का मतलब इनमें आपको एग भी देखने को मिलता है और इसमें आपको स्पर्म्स का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मतलब इसमें मेल का भी पार्ट आपको देखने को मिलता है और फीमेल पार्ट्स भी देखने को मिलता है। तो लुक एट दिस इज द टेस्टिस। ये क्या है? आपका टेस्टिस है। टेस्टिस है तो जाहिर तौर पे यहाँ पे क्या बनता होगा? स्पर्म बनता होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एक यूट्रस दिखाई दे रही है जो कि बिल्कुल ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ओवरी, जहां से ओवम रिलीज होगा, और ये है आपकी यूट्रस और यहाँ पे आपका है टेस्टिस। तो इसी एरिया में आपके स्पर्म क्या होंगे? फर्टिलाइज करेंगे एग को। तो यहाँ पे ही आपको कुछ फर्टिलाइज एग जो है वो देखने को मिल रही। तो ये यूट्रस वाला जोन है जैसे हम लोग में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपको एक वेजाइना दिखाई दे रही जहां से ये रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेशंस करेंगे, जहां से गैमेट्स वगैरह ट्रांसफर होने का काम करेंगे। बाकी ये जेनाइटल पोर्स होते हैं जो कि आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं।
तो कुल मिलाकर के इस तरीके का आपको पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ टीनिया सोलियम फर्स्ट अपीयर इन अबाउट 200 सेगमेंट्स। अगर मैं हर्माफ्रोडाइट सीक्वेंस की बात करूं या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूं तो 200वें सीक्वेंस से ये शुरू हो जाते हैं। द मेल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपीयर फर्स्ट। मैं जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले आपको जो सीक्वेंस दिखाई देंगे 100-200 वाले वो आपके मेल वाले आते हैं, बिकम मैच्योर एट अबाउट 400 सेगमेंट। और जैसे जैसे हम सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे पोस्टीरियर साइड पे आते आते ये आपके फीमेल वाले भी डेवलप हो जाते हैं। मतलब सेगमेंट वही रहते हैं बट मैच्योर जैसे पहले कौन डेवलप करेगा, मेल वाला करेगा इमेच्योर में ना, और जैसे जैसे वो सेगमेंट और मैच्योर होगा उसके अंदर फीमेल का डेवलपमेंट होता चला जाएगा और फाइनली उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा जिससे आपके टीनिया सोलियम का डेवलपमेंट होना है। द मेल ऑर्गन ऑफ टीनिया सोलियम इज कंसिस्ट ऑफ अ मच लोब टेस्टिस एंड इफ्रेंट डक्ट वैस्ट डिफरेंसेस सर्कस ओपन द जेनाइटल एट्रियम बाय मेल जेनाइटल अपर्चर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपके जो मेल होते हैं उसके कुछ ऑर्गन्स के नाम हैं जैसे कि टेस्टिस है, फ्रेंस डक्ट्स हैं और वैस्ट डिफरेंसेस है एंड सीरस है। ओपनिंग टू जेनाइटल एट्रियम, ये जेनाइटल एट्रियम में ओपन होते हैं बाय द मेल जेनाइटल अपर्चर्स। जो भी यहाँ पे मेल जेनाइटल अपर्चर्स जैसे टेस्टिस है, स्पर्म डक्ट वगैरह है, तो स्पर्म डक्ट में वही हमारे वैस्ट डिफरेंसेस वगैरह आते हैं। ओके, द फीमेल ऑर्गन ऑफ टीनिया सोलियम जो होते हैं, फीमेल ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आपको देखने को मिलते हैं? ओवरी देखने को मिलता है, डक्ट देखने को मिलती है, ये जो सब के सब हैं ब्लैक ब्लैक कलर की, ये सब डक्ट्स हैं। डक्ट मतलब जो गैमेट्स को ले जाने का काम करेंगे या फिर जो तमाम तरह के सीमेंस वगैरह के लिए जो जरूरी केमिकल्स नहीं होते वो रिलीज करते हैं। यूट्रस, यॉक ग्लैंड विद डक्ट, सेल ग्लैंड विद डक्ट, ऊ टाइप, रेसेप्टिकुलम, सेमिनिस, वेजाइनल ओपनिंग इन जेनाइटल आर्टरियम थ्रू द फीमेल जेनाइटल अपर्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी जेनाइटल आर्टरियम के थ्रू जेनाइटल अपर्चर्स होते हैं। तो ये सब एक स्ट्रक्चर है, इनसे आपको कोई बहुत लेना देना नहीं, तो बस आपको सामने जो पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, विद द डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए मैं एक एक चीज बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा जाता है, इसीलिए बहुत ही आराम से बताता हूं कि क्या चीजें आपको जनरली इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, विद द डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस, जैसे जैसे मैंने जैसा कहा डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस जैसे जैसे डेवलप करेगा, अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर डिजनरेटेड एंड द ग्रेविड यूट्रस लुकिंग लाइक लॉन्गिट्यूडिनल स्टेम। जैसा कि मैंने कहा कि जब यूट्रस तब डेवलप करेगा जब एक क्या कर जाएगी, फर्टिलाइज कर जाएगी, और जब एक फर्टिलाइज कर जाएगी तो हमें इन अब ओवरी का तो काम रह नहीं गया, तो धीरे धीरे ये गायब होना शुरू हो जाएंगे, मतलब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो सीक्वेंट है, जो मैच्योर सीक्वेंस है, अब ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ग्रेविड में। ग्रेविड मतलब सीक्वेंस ऐसा जो अब काम धंधे का नहीं रह गया। ग्रेविड सीक्वेंस रिलीज हो जाते हैं बाद में, मतलब अपने आप ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, नहीं समझे मेरी बात फिर समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले मेल पार्ट डेवलप करता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स का है। किसका है? मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स का है। मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स के बाद जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, यूट्रस का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे जितने भी आपको ये स्ट्रक्चर्स रिप्रोडक्टिव देखने को मिल रहे हैं ये सब डिजनरेट हो जाएंगे, हट जाएंगे, और ये प्रोग्लॉटिड्स मैच्योर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स में। और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स किसी काम का नहीं रह जाता है। ठीक है, नौ यहाँ पे स्टेज बता रहे हैं कि कैसे डेवलप होता है आपके टीनिया सोलियम की स्टेज। तो देखिए टीनिया सोलियम का स्टेज जो होता है ना वो होस्ट वाइज अलग अलग लोकेशंस में बॉडी के ग्रो करता है, बट इनके ग्रो करने का बिल्कुल सही सीक्वेंस क्या है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कोई भी टीनिया सोलियम जो होता है वो एक ऑन्कोस्फीयर के फॉर्म में आता है, जैसे कोई एग वगैरह होता है। ठीक, बाकी हुक पहले से इनके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टेज होता है ब्लैडर लाइक, जिसमें बहुत सारी सेल डिवाइड करके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, सेल्स बन जाती हैं। और फिर उसके बाद जो तीसरा वाला चीज है वो है अर्ली इन्वेजिनेशंस। अर्ली इन्वेजिनेशंस मतलब इनके जो ये स्ट्रक्चर्स हैं वो नीचे आना शुरू कर देंगे। एंड द फाइनल इसके बाद जो आता है वो आता है ये वाला स्ट्रक्चर्स। ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला, इस स्ट्रक्चर्स में सारी की सारी सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगी और फिर उसके बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। अब इस स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो तो माउथ वाला स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे माउथ क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। मैं फिर से बता दें, देखिए ये देखिए ना आप, देखिए
पहले ये, हाँ, तो अब धीरे धीरे जब ये इस तरीके का, आप देखिए स्ट्रक्चर्स को मैच कराइए, देखिए ये स्कॉलेक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये स्कॉलेक्स अंदर सबसे पहले बनता है। इस स्टेज को हम लोग सिस्टिस सर्कस कहते हैं, और इस स्टेज में ये स्कॉलेक्स बन जाते हैं और स्कॉलेक्स धीरे धीरे ऊपर आते हैं, और ऊपर आएंगे तो आपको पता है कि नेक वगैरह बना लेंगे, और ये रोस्टेलम वगैरह होते हैं, हुक वगैरह होते हैं, सकर वगैरह होते हैं, प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाते हैं। और जब ये और ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे तो धीरे धीरे इनकी बॉडी सिगमेंटेड हो जाएगी। तो ये इनका बहुत कॉमन एक स्टेप है जिसको हम स्टेप वाइज पढ़ते पढ़ते आपको समझाते चलते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपके सामने स्टेप लिखे हुए हैं, आराम से हम स्टेप देखेंगे। सबसे पहले द बॉडी ऑफ टीनिया सोलियम इज राउंडेड। सबसे पहले इनकी बॉडी कैसी होती है? राउंडेड होती है, एंड इनक्लोज टू 2 मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन कितनी होती है? 2 होती है। 6 कोकाइटिनस हुक आर प्रेजेंट एट द 1 एंड, और इनके ऊपर आपको 6 ठो जो है वो आपको हुक्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। फिर लिखा हुआ द एम्ब्रियो बोर्ड द वॉल ऑफ गट ए होस्ट। जब ये जो एम्ब्रियो होता है, मतलब ये जो ऑन्कोस्फीयर है, जब ये किसी भी होस्ट के गट में पहुंचता है, इंटेस्टाइन वगैरह में पहुंचता है, तो हुक के थ्रू ये उनकी वॉल को पकड़ लेता है, और उनकी वॉल को पकड़ने के बाद धीरे धीरे इनके अंदर डेवलपमेंट शुरू होता है, यूजुअली थ्रू द पोर्टल वेन रिच टू। और यही नहीं, ये क्या होता है कि पोर्टल के थ्रू, मतलब कि ब्लड के थ्रू ये लीवर में भी जा सकते हैं, राइट हार्ट में भी जा सकते हैं, लंग्स में भी जा सकते हैं। कौन? ये ऑन्कोस्फीयर, ये बॉडी के किसी भी पोर्शंस में जा सकता है गट के थ्रू, ठीक है। द एम्ब्रियो इज फिल्टर्ड आउट बाय फाइनली एंटर द मस्कुलर टिश्यू। फिर ये किसी मस्कुलर टिश्यू में पहुंचते हैं। हेयर, यहाँ पे एम्ब्रियो अपने साइज को क्या करेगा? बढ़ाएगा, जैसा कि ब्लैडर लाइक स्टेज वाले में आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे अपने साइज को क्या करता है? बढ़ाता है। और फिर उसके बाद लार्ज कैविटी फिल्ड बाय वाटरी फ्लूइड, और इसके अंदर पूरा का पूरा क्या जमा हो जाता है? वाटर जमा होता रहता है, ठीक है। वाटरी फ्लूइड एंड अज्यूम ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, और कैसा बन जाता है? ब्लैडर जैसा बन जाता है, बिल्कुल गोल गोल सा फूला हुआ एक स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर अर्ली इन्वेजिनेशन, देखिए, फिर हालो इन्वेजिनेशन ऑफ अंदर की तरफ स्ट्रक्चर्स जो डेवलपमेंट है, तो अंदर की तरफ सेल्स इन्वेजिनेट करती हैं, और धीरे धीरे वहां पे आपको हुक और 28 हुक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे आपको 28 हुक्स देखने को मिल रहे हैं, और साथ में यहाँ पे सकर्स भी बनने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये कुछ इस तरीके से बन करके आपके तैयार हो जाते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से हुक्स देखिए आप यहाँ पे, अगर आप देखें तो आपको सिंपली समझ में, ये स्ट्रक्चर देखिए हुक जैसा बन के तैयार हो गया ना। अब ये इवर्टेड एंड सकर एंड हुक कम्स क्लोज टू सरफेस, ऊपर की तरफ आ जाएंगे, सरफेस की तरफ आ जाएंगे, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। तो शुरुआत में तो ये पूरा ब्लैडर वॉर्म के रूप में जाने जाते हैं, पूरा ये नीचे से फुला होता है, बट धीरे धीरे ये डेवलप करके इस स्टेज में आ जाते हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट लाइफ साइकिल। अब हम लोग बात करेंगे अपनी लाइफ साइकिल के ऊपर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस दृष्टिकोण से, टीनिया सोलियम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको पिग को एक होस्ट बताया गया है और ह्यूमन को एक होस्ट दिखाया गया है, जो बेहद इंपॉर्टेंट होस्ट है। अगर हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले, तो देखिए एग और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कौन से हैं? जो मैच्योर के बाद, मतलब जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं, बट इनके अंदर एम्ब्रियो है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले मैच्योर वाले में रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन होने के बाद जब यूट्रस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होगा ना, तो उस समय ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हो जाते हैं। तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स मतलब कि इनमें एग्स होते हैं जो आगे जाकर के नए टीनिया सोलियम बनाने की कैपेसिटी रखेंगे। तो ग्रेविड बहुत खतरनाक, क्योंकि इसमें एग होता है। तो एग और ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन फीसस पास इनटू एनवायरनमेंट। भाई मान लो कोई ह्यूमन बीइंग है, इन्फेक्टेड है टीनिया सोलियम से, और वो बाहर गया, मान लो बाहर टॉयलेट वगैरह गया, फील्ड वगैरह में, तो जब उसने एक्सक्रीटा को रिलीज किया, जब उसने फीसस को रिलीज किया, तो उसमें से ग्रेविड और एक बाहर आए, ठीक है। अब तुमको पता है कि पिग वगैरह गंदी चीजें खाते हैं, तो ये सब जब खाते हैं तो ये जो एग और ये सब है, ये पिग के अंदर पहुंच गया, ठीक है। ये पिग के अंदर पहुंच गया। अब पिग के अंदर पहुंचा तो देखो लिखा है एम्ब्रियोनेटेड एग एंड ग्रेविड्स प्रोग्लोटिड बाय नॉर्मल इंटरमीडिएट होस्ट। अब ये पिग हो सकता है, डॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शिप भी हो सकता है, घास खाने वाले जो एनिमल नहीं हो सकते वो भी हो सकते हैं, तो उनके अंदर ये पहुंच जाएगा। या फिर मान लो ग्राउंड में ही कई ह्यूमन बीइंग क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो ये डायरेक्ट एग जो है वो किसी ह्यूमन के अंदर भी जा सकता है।
और जाएगा तो क्या करेगा भाई, इनके अंदर अलग अलग पार्ट के थ्रू जा सकता है। और यहाँ पे देखिए सब अलग अलग पार्ट हैं और इन अलग अलग पार्ट को इन्फेक्ट भी कर देगा। तो इसीलिए इसको समझिएगा जरा सा, पहले हम इसकी बात कर लेते। तो ये पिग के अंदर गया, अब ऑन्कोस्फीयर हैज पेनेट्रेटेड इंटेस्टाइनल वॉल, फिर इस पिग के इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है। फिर ऑन्कोस्फीयर डेवलप इनटू सिस्टिसरसाई, और धीरे धीरे जो ऑन्कोस्फीयर था उसका डेवलपमेंट किसमें हो गया, सिस्टिसरसाई में। सिस्टिसरसाई का मतलब किसमें, समझ रहे हो ना, इस तरह के स्टेज में, एक मिनट, हाँ ये वाले स्टेज में इसका डेवलपमेंट। जब ये इस स्टेज में आ गया, यहाँ पे ये देखिए सिस्टिसरसाई आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा देखिए शकर वगैरह बनने शुरू हो गए हैं। तो जब इस स्टेज में पहुंच जाता है, तो जब ह्यूमन पिग को खाएगा, जब ह्यूमन पिग को खाएगा या कोई अदर एनिमल हो जिसको ह्यूमन खा रहा है, मीट वगैरह, तो मीट वगैरह के थ्रू वो ह्यूमन के अंदर सरसाई चलाएगा और फिर उसके अंदर टीनिया सोलियम का पूरा डेवलपमेंट शुरू होगा। मेरी बात को जरा समझिएगा, टीनिया सोलियम का डेवलपमेंट किसके अंदर हो रहा है, ह्यूमन के अंदर हो रहा है। ह्यूमन क्या बाहर निकाल रहा है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स या एग बाहर निकाल रहा है। पिग के अंदर सरसाई, मतलब एग से लेकर के सिस्टिसरसाई तक का जो डेवलपमेंट है वो पिग के अंदर हो रहा है, लेकिन उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमंस के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जब ह्यूमंस ने इन सभी चीजों को खा करके निकाला, तो उसके बाद ये सिस्टिसरसाई, देखिए यहाँ पे भी अलग एक डेवलपमेंट बता रहा है कि जो सिस्टिसरसाई होती है, देखो ह्यूमंस में जो ऑन्कोस्फेरिक मैंने बताया था, जो ऑन्कोस्फेरिस जो गोल वाले पार्ट होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। तो देखिए जैसे ब्रेन में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एम्ब्रियोनेटेड एग इंजेस्टेड बाय ह्यूमन होस्ट इनने इंजेस्ट किया है। और ये देखिए ऑन्कोस्फीयर हैज पेनेट्रेटेड इंटेस्टाइनल वॉल एंड सर्कुलेट टू मस्कुलेचर्स, सारे मसल्स एरिया जहां भी होते हैं वहां पे ये पहुंचेंगे और उनको भी डैमेज करेंगे। तो बहुत सारे जैसे ब्रेन, आईज, सबको ये डैमेज कर सकते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल लाइफ साइकिल थी आपके टीनिया सोलियम की। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आप कब इस डिजीज को डायग्नोस कर सकते हो। तो ह्यूमंस के अंदर आप स्टूल टेस्टिंग करा सकते हो, स्टूल टेस्टिंग मतलब अपने फीसस की जांच करा सकते हो, तो वहां से आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। तो स्टूल की जांच कराने पे आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो टीनिया सोलियम का पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस शॉर्ट वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।